नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के प्रश्न पत्र 7th के अंतर्गत पिछली क्लास के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे वो देसीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और मैं समझता हूँ शायद आपके समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि उसका जो निष्कर्ष था, देसीकरण के इस प्रस्ताव पर सावधानीपूर्ण ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। देसीकरण एक आमंत्रण है जो सामाजिक विज्ञान की संरचना पर पुनर्विचार से संबंधित है। पुनर्रचना पर विचार की उपयुक्त रणनीतियों और उपयुक्त श्रेणियों का निर्माण संभव है। पाश्चात्य देशों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यद्यपि देसीकरण काफी हद तक स्वीकारोक्ति की अवस्था में आ चुका है, परंतु फिर भी अभी इस पर सहमति बनाना आवश्यक है। यद्यपि देसीकरण की अवधारणा विस्तृत है, पर इसके समर्थक बहुत कम हैं। 19वीं सदी में प्रस्ताव ठंडे पड़ गए थे। भारत में वैश्वीकरण आ चुका है। अंतर वैश्विक शोध की परंपराएं बढ़ी हैं। आधुनिकरण और उत्तर आधुनिकरण में भी समाजशास्त्र ने प्रवेश किया है। उत्तर आधुनिकता का संदर्भ विभेदीकरण से है। इसका संबंध विकेंद्रीकरण और विविधता से भी है। अब हमें वैश्विक स्तर पर सोचना होगा। तेजी से बदलती दुनिया में देसीकरण की भूमि ढीली पड़ गई है। महान कृतियों को हम नकारने लगे हैं। हम केवल साहित्यिक वर्णनात्मक आधारों को स्वीकार करने लगे हैं, पर समय आ गया है कि हम देसीकरण के संबंध में पुनः विचार करें। इसी को कंटिन्यूएशन में करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, भारतीय समाज के विश्लेषण में देसी श्रेणियों का प्रयोग, यूज ऑफ नेटिव कैटेगरीज इन द एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं ये करता हूँ आपके सामने कि ज्ञान, इसके अर्थ, सामग्री, पद्धति, उनकी रचनाएं तथा उनकी श्रेणियां समय के अनुसार सामाजिक तथा ऐतिहासिक शक्तियों से प्रभावित होती है। कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम और वेबर की रचनाएं इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। भारत के समाजशास्त्रियों पर भी हम ऐसा प्रभाव देखते हैं, जिसमें मुखर्जी, सिंह। इतिहास सामाजिक परिस्थितियों को गढ़ता है। पाश्चात्य समाजशास्त्र के प्रारंभिक जनकों के लिए चुनौतियों उभर रही हैं। औद्योगिक समाज और उससे उभर रहे सांस्कृतिक तथा ज्ञान मीमांसा के तनावों से पैदा हुई थी। भारतीय संदर्भ में उपनिवेशवादी अनुभवों, पूर्व ऐतिहासिक ऐश्वर्य, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मुक्ति के प्रयास, मुख्य नैतिक तथा पहचाने जाने वाले तत्व थे। भारत में जैसे जैसे समाजशास्त्र ने अपनी परिस्थिति को मजबूत करना प्रारंभ किया, अवधारणाओं, सिद्धांतों और पद्धति के संकट पैदा हो गए थे। भारतीय समाज में काम कर रही सामाजिक और ऐतिहासिक शक्तियां भारतीय समाज से संबंधित अवधारणाओं और पद्धति का विकास कर रही हैं। 1996 में योगेंद्र सिंह ने भारतीय संदर्भ में चर्चा की थी। अब हम आगे के पृष्ठों में प्रोफेसर सिंह के विश्लेषण की चर्चा भी करने का प्रयास करेंगे। औपनिवेशिक काल में कई ब्रिटिशर्स तथा यूरोपियन लेखकों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर अपनी रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह समझ की दृष्टि से, मूल्यों और मानकों की दृष्टि से यूरोप केंद्रित था। जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह इस प्रकार से इतिहास का गलत विश्लेषण था। कुछ इस तरह का प्रयास भी किया गया कि अर्थों को प्रोत्साहन मिल सके। जाति, आदिवासी, गांव, समुदाय और नातेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया जैसे ये विभाजनकारी तत्व हो। यह भी प्रयास किया गया कि यूरोप में इन संस्थाओं का सामाजिक ऐतिहासिक आधार इससे अलग हो। ऐसा लिखा गया जैसे कि ये सारी व्यवस्थाएं
अलग अलग हो और स्थापित संपूर्णता का कोई स्वरूप मौजूद ही न हो। इन इकाइयों के अलग अलग अस्तित्व पर अधिक जोर दिया गया। सामाजिक संरचना और सभ्यता जो इनको बांधने वाली शक्ति थी को पूर्ण रूप से नकार दिया गया। जाति और आदिवासी सामाजिक समूह की संरचनात्मक या अन्य सांस्कृतिक रचना को जिस प्रकार से देखा गया उसमें उपनिवेशवादी विचारधारा, ब्रिटिश मानवशास्त्रियों तथा प्रशासकों का पूर्वाग्रह स्पष्ट था। 1943 में वेरियर एल्विन ने द एबोरिजिनल्स पुस्तक लिखी थी। जीएस गुरे ने 1943 में अपनी पुस्तक एब ओरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर में इस पूर्वाग्रह का उल्लेख किया था। भारतीय समाज में आदिवासी और जाति संरचना के संरचनात्मक संबंधों को प्रदर्शित करने का उन्होंने प्रयास भी किया था। इन दुराग्रहों के चलते ऐसा लगने लगा कि जैसे भारतीय समाज एक गतिशील ऐतिहासिक से टूटा हुआ है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश नृजातीय मानवशास्त्रियों ने लेखन में आदिवासी समाजों का एक ऐतिहासिक तथा निराशाजनक चित्र खींचने का प्रयास किया। उनकी स्थिति को बड़ा नेगेटिव के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया। ब्रिटिश प्रशासकों ने से नृजाति शास्त्र और मानवशास्त्री बने के द्वारा प्रतिपादित अवधारणात्मक आधार मानवशास्त्र के तत्कालीन अवधारणात्मक प्रारूपों पर आधारित थे। आदिवासी समाजों को निम्न बताया गया, जैसा कि सीए ने 1985 में उल्लेख किया था। भारत में ग्राम के लिए भी उपनिवेशवादी शासक से समाजशास्त्री बने। प्रशासकों में परिवर्तन लोगों ने भी यही किया। 1957 में लुई ड्यूमो ने सही पहचाना था कि सर हेनरी एस मैन ने ग्राम के इतिहास को कुछ तथ्यों की अनदेखी कर दी थी। उन्होंने ग्राम को केवल टोटमवाद और दास्ता के स्वरूप में ही देखा था। उनके लिए भारत केवल प्राचीन कहावतों तथा न्यायिक विचारों का एक संग्रहण मात्र था। उपयुक्त ग्राम समाज को वे समाजशास्त्र दृष्टि से पृथक स्वायत्त मानते थे। यह भावना चार्ल्स मेटकॉफ और अन्य ब्रिटिशों के लेखन में परिलक्षित है। इसी प्रकार से समुदाय का स्पष्टीकरण एक सांप्रदायिक अभिव्यक्ति के रूप में भी था। संभवतः यह दृष्टि टोटमवादी तथा दास्ता मनोवृत्ति के माध्यम से समुदायों को देखने के कारण भी थी। भारतीय समुदाय के संदर्भ में संघ का उल्लेख इसमें कहीं सम्मिलित नहीं था। 1958 में डीपी मुखर्जी के अनुसार संघ केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधि नहीं है। होमो हायरकस की एक अवधारणा को लुई ड्यूमो ने अपनी रचना में संयोजित किया है। सामूहिकता का सिद्धांत मानवीय दृष्टि से बाजार और अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। ये जाति, आदिवासी ग्राम समुदाय और परिवार व्यवस्था के वृहद संरचनात्मक आधारों का संयुक्त रूप भारतीय समाज की एकता का परिचायक भी है। समन्वयता की ये जड़ें भारतीय समाज के इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं। इरफान हबीब ने इसे मुगल भारत में देखा। वह कहते हैं कि ग्राम पदार्थों की आवश्यकता को से काफी गंभीर रूप से प्रभावित है। नगरों के लिए उत्पादन सामग्री ग्राम संरचना से ही मिलती है। 1950 और 1960 में अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों ने भारतीय सामाजिक संरचना के मूलभूत आधारों के स्वायत्तता के मिथक को तोड़ दिया था। ड्यूमो ने नातेदारी और परिवार की संरचना समानता का अंतर क्षेत्रीय आधार पर परीक्षण करके देखा गया। 1979 ने गाफ ने भी इस संस्थाओं को अंतर संबंधों का और उत्पादन के तरीकों की समानता का विश्लेषण किया था। भारतीय समाज के विश्लेषण और वैचारिकी आधार को उपनिवेशवादी से विद्वानों द्वारा प्रयुक्त संस्थाओं की परिभाषाओं तथा उन पद्धतियों में देखा जा सकता है जिस आधार पर उन्होंने इन संस्थाओं का अध्ययन किया है। सामाजिक यथार्थता को स्पष्ट करने में जाने अनजाने में कुछ पक्षपात अवश्य हुआ है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इस प्रकार की बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। बर्नार्ड एस कोहन ने इन अध्ययनों को के 3 रूप गिनाए। पहला प्राच्य, दूसरा मिशनरी तथा प्रशासकीय। प्राच्य परिवादियों ने भारतीय समाज को जड़, समयहीन, दिशाहीन
समाज के रूप में चित्रित किया है। भारतीय समाज के इस चित्रण में न तो क्षेत्रीय विभिन्नताओं को दर्शाया गया है और न ही निर्धारित मानकीय कथनों के बीच के संबंधों का ध्यान रखा गया था। ग्रंथ मानव का यथार्थ सामाजिक व्यवहार और समूह के सामाजिक व्यवहार कुछ भी इसमें शामिल नहीं था। भारतीय समाज को नियमों की एक श्रृंखला माना गया। वे नियम जिनकी पालना हर हिंदू करता था। भारत पर मिशनरी दृष्टिकोण बाद में विकसित हुआ। इन लोगों ने हिंदू धर्म में बुराइयों और अवनति की भरपूर चर्चा की। उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तन के संदर्भों को भी विकसित किया। प्राच्य विद्याशास्त्रियों ने भारतीय परंपराओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। मिशनरियों ने भारत विशेष रूप से हिंदू धर्म को अवनति का प्रतीक माना था। मिशनरियों तथा प्राच्य विद्याशास्त्रियों के भारत के परिप्रेक्ष्य के संबंध में अंतर था। इन परंपराओं के सामाजिक मूल्य के संबंध में भी अंतर था। प्रशासकों का परिप्रेक्ष्य भारतीय परंपराओं के लिए ब्रिटिश उपयोगितावाद पर आधारित था। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिक समाज के विकसित होने के लिए बाधक माना था। इसलिए उन्होंने यही कहा कि इन परंपराओं में सामाजिक संस्थात्मक सुधार की आवश्यकता है। भारतीय सामाजिक यथार्थता के विश्लेषण का आधार विद्वानों के सामाजिक मूल और उनके विशिष्ट विचारधारात्मक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। प्राच्य विधाओं में विश्वास करने वाले लोगों का संबंध शास्त्रीय ज्ञान से था। मिशनरियों के लिए यह सुसमाचारी भावना और शासकों के लिए तार्किक उपयोगितावाद प्रमुख था। लेकिन सभी लोगों का विचार था कि भारतीय समाज जड़, ऐतिहासिक तथा आपस में बटा हुआ है। भारत के आर्थिक मानव शास्त्र में भी सारे संबंधों को एक ही गांव में समेट दिया गया था। विलियम वाइजर की पुस्तक द हिंदू जजवानी सिस्टम 1936 में इसका उदाहरण है। भारतीय ग्राम के बारे में जो कुछ भी हेनरी मेन और चार्ल्स मेटकॉफ ने लिखा है वह भारतीय भूमि पर यूरोपियन ग्राम व्यवस्था को स्थापित करने जैसा था। यह सारा सामान्यीकरण बिना नरजातीय आधारों को समझे किया गया था। 1915 से 1940 तक भारतीय समाजशास्त्र की सभी रचनाएं कोहेन के अनुसार लेखकों की सामाजिक पृष्ठभूमि, विचारधारा और अपने द्वारा इच्छित पद्धति पर केंद्रित थी। यह तथ्य समाजशास्त्रियों और नरजातीय शास्त्रियों के लिए समान था। इसी को योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों की चर्चा की। यह है पहला दार्शनिक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और तीसरा संरचनात्मक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और चौथा द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य। लेकिन ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्रमबद्ध अवस्था में नहीं थे। ये परिप्रेक्ष्य वस्तुतः विश्लेषण शैली के प्रतीक थे। अवधारणात्मक विश्लेषण में ये सब कुछ अर्ध वैचारिक औपचारिक विश्लेषण व्यवस्था के प्रतीक थे। बाद में भारतीय समाज की सैद्धांतिक व्यवस्थाओं में बदलाव आया। नवाचार सिद्धांतों के सार्वभौमिकरण की नई अवधारणाएं और नई श्रेणियां विकसित हुई। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 शताब्दियों में जाति, सामाजिक प्रथाओं, जनजातियों, भूमि व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय और संबंधित संस्थाओं का अध्ययन किया गया। ये अध्ययन पश्चिम में किए गए थे। भारतीय समाजशास्त्र में नृजातीय तथा संबंधित आधारों की सैद्धांतिक व्यवस्था का विस्तार हुआ। यह सोचा गया कि यदि भारतीय समाज को समझना है तो हमें अध्ययन के लिए 2 देशी श्रेणियों का प्रयोग करना पड़ेगा। भारतीय समाज के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न अवधारणात्मक श्रेणियों की सूची योगेंद्र सिंह देते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला, संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण, एमएन श्रीनिवास का। लघु एवं दीर्घ परंपराएं, मैकिम मेरियट की। बहुपक्षीय परंपराएं, एस दुबे की। और संरचनात्मक सिद्धांत, रिचर्ड लेम्बर्ट, डीपी मुखर्जी और एआर देसाई की। और भावनाओं का ऐतिहासिकरण, लुई ड्यूमो की। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने भी अवधारणात्मक आधारों की सृष्टि की है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित को देखा जा सकता। आधुनिकीकरण, योगेंद्र सिंह। प्रभु जातियों तथा जाति संसरण, एमएन श्रीनिवास। जाति के संदर्भ में समूह का प्रारूप, वाईजी दामले। सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण, मैकिम मेरियट। बहुमहानगरीयवाद की अवधारणा, ऑस्कर लेविस। स्रोत समूह, केन शर्मा। उपयुक्त सभी अवधारणात्मक श्रेणी का उपयोग 2 प्रकार के विद्वानों ने किया है। पहले भारतीय विद्वान जैसे प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास, संस्कृतिकरण, और दूसरे पाश्चात्य विद्वान जिन्होंने इस विषय के क्षेत्र कार्य किया और विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया गया। यद्यपि ये विदेशी विद्वान थे,
पर उन्होंने अपने विश्लेषण के लिए 2 ऐसी श्रेणियों का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए मेरियट की लघु तथा दीर्घ परंपराओं का विश्लेषण। इन सब अवधारणात्मक आधारों को देखते हुए योगेंद्र सिंह ने समन्वयात्मक आधार पर अध्ययन करने की सलाह दी। सबसे पहला आता हमारा ग्राम अध्ययन। नमस्कार, तब तक के लिए इसको अपन नेक्स्ट टाइम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए